इगोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ जूनियरों की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित समस्याओं का हल करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो अपना बिंदु है वह है कि निर्देशांकों को चतुर्थांश में अंकित करना। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपको कोई आकृति दे दी गई है। उस आकृति में कोई आपको बिंदु दे रखे, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। तो देखिए उसके लिए आपको सबसे पहला जो बिंदु है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बातें करें तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहला जो इनको हल करने का जो आपको तरीका है वो आपको ग्राफ पेपर पर यानी आलेखीय विधि से, जैसे आपने समीकरणों को हल किया था उस तरह से सबसे पहला ये है कि आप क्षैतिज रेखा और लंबवत रेखा खींचेंगे। उस क्षैतिज रेखा का जो नाम था वह था आपके पास में एक्स एक्सिस, जिसको इधर दाईं तरफ एक्स से नोट करे थे, जिसका अर्थ था कि एक्स का धनात्मक मान यानी भुज का मान। इधर बाईं ओर एक्स डैश, जिसका अर्थ था कि उस भुज का जो मान था यानी एक्स का मान जो था वो ऋणात्मक मान था। इधर वाई का मान प्लस में, इधर वाई का मान माइनस। इस प्रकार यहाँ पर आपको जो है हर एक बड़ा खाना जो है वो जैसे 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8 इस तरह से अंकित किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस पर एक बड़ा जो खाना यानी 1 सेंटीमीटर जो है उसको 2 इकाई के बराबर माना गया कि वह 2 इकाई के बराबर है। इसी तरह से इधर जो मान होंगे वह -2, -4, -6, -8 इस प्रकार से उनको अंकित किया गया है। इसी प्रकार से वाई एक्स पर जो है हर एक ये 2 के बराबर, ये 4, ये 6, ये 8 इस तरह से इधर -2, -4, -6, -8 इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर इसके आप यदि एक खाने को यानी अगर 2 को अंकित किया गया तो यहाँ पर एक बड़ा जो खाना है उसको आप 1 भी मान सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ा खाना जो है उसको 2 के बराबर भी मान सकते हैं। यदि उस पैमाने को आपने 2 के बराबर माना है तो छोटे 5 जो खाने होंगे वो 1 के बराबर होंगे। तो इस प्रकार कुछ बिंदु आपको दे रखे हैं, उन बिंदुओं को आपके निर्देशांक ज्ञात करने। जैसे यहाँ पर कोई बिंदु दे दिया गया है इस तरह से, और इस बिंदु को P बिंदु मान लिया गया है और ये पूछा गया है कि बताओ कि P बिंदु के निर्देशांक क्या। इसी प्रकार से Q बिंदु दर्शा रखा है। जैसे यहाँ पर Q बिंदु को जो दर्शाया गया है वो इस प्रकार से दर्शाया गया है, इसको Q बिंदु दर्शाया गया। इसी प्रकार से आपको R और S बिंदु और दे रखे हैं कि उन R और S बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वह क्या होंगे। और इस प्रकार यहाँ पर जो R बिंदु है उसको निर्देशित किया गया है कि वह R बिंदु जो है वह क्या, यानी इस तरह से इस बिंदु को R दर्शाया गया है। और इसी प्रकार से S जो बिंदु है उसको दर्शाया गया है इस प्रकार से, इसको S। तो जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसकी जो समस्या है उसमें आपको आकृति दे दी गई है, यानी उन बिंदुओं को कार्तीय तल में अंकित किया गया है। अब आपको उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। जैसे सबसे पहले इस P बिंदु के निर्देशांक की बात करें, P बिंदु के निर्देशांक, तो यहाँ पर देखिए P बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको x का मान ज्ञात करना। तो देखिए यहाँ पर ये मान 2 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये 4 है और यहाँ ठीक इसके मध्य में इसको यानी इसके ऊपर लंब डाला गया है। तो इसका अर्थ हुआ कि x का जो मान है वह x की ओर धनात्मक था। इसका मतलब x का मान जो है भुज का मान है वह 5 हुआ। यहाँ से इसके लंब डाला गया है, इस लंब को देखिए यहाँ पर जो y का मान धनात्मक था और ये मान जो है वो 3 के अकॉर्डिंग आ रहा है, इसके ऊपर लंब डाला गया वो 3 दूरी है यानी x एक्स से 3 इकाई दूरी पर। तो इसका अर्थ हुआ कि P के जो निर्देशांक है वो P के निर्देशांक हो गए 5, 3। इस प्रकार आपको इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। इसी प्रकार देखिए Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें तो सबसे पहला जो है वो x का यानी भुज का मान ज्ञात करें। तो भुज का जो मान है वो देखिए यहाँ पर -4 ये जो लंब डाला गया है, यानी कहने का मतलब हुआ कि x ये y x जो है इससे दूरी जो है वह -4।
इसी प्रकार x x है, इससे इस दूरी को देखिए वह 6 के बराबर क्या है, तो Q बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो Q बिंदु के निर्देशांक हो गए -4 6। तो पहले आपको x का निर्देशांक यानी भुज का मान अंकित करना, उसके बाद में आपको कोटि यानी y का निर्देशांक उसको अंकित करना। इसी प्रकार r के निर्देशांक को नोट करें तो पहले x के मान को देखिए, ये मान जो आ रहा है आपके पास में, ये इधर ऋणात्मक मान -3, इधर y का जो मान है वह ऋणात्मक -2। तो इस प्रकार r के जो निर्देशांक हैं वो हो गए -3 -2। इसी प्रकार से s के निर्देशांक है, पहले x के निर्देशांक को पढ़ी देगी, s का जो ये मान जो आ रहा है यहाँ से जो लंब डाला गया वो इधर डाला गया x की ओर, तो ये मान 1 हो गया, और इसी प्रकार इधर ये मान -5। तो इस प्रकार s बिंदु के जो निर्देशांक है वो हो गए 1 -5। तो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 1 जो उसमें आकृति दे करके उस आकृति में आपको बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने थे, और ये है उन बिंदुओं के निर्देशांक जिसको आप P बिंदु के निर्देशांक यूं कह सकते हो, और या फिर जैसे अभी मैंने इसको कहा कि Q बिंदु के निर्देशांक, इसको यूं भी कहा जा सकता है कि Q बिंदु के निर्देशांक क्या है। इसी क्रम में जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसकी भी यही है समस्या, उसमें आपको कुछ बिंदुओं के निर्देशांक दे दिए गए हैं, उन बिंदुओं के निर्देशांक जो है उनको आपको इस आलेख में अंकित करना। तो कैसे अंकित करेंगे, तो सबसे पहला तो है कि आपने समीकरणों को आलेखीय विधि से हल करने या ग्राफीय विधि में निरूपण किया था, वही यहाँ पर हल करने का जो तरीका हुआ है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले तो देखिए आप क्या करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस खींचेंगे, उसके बाद में रही इनके पैमाने के मानने के बाद, तो यहाँ पर जो पैमाना वो 1 सेंटीमीटर जो उसको 1 के बराबर मान लीजिए, ये मूल बिंदु है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 6 इस प्रकार 7 8, इस प्रकार 1 सेंटीमीटर जो है उसको 1 इकाई के बराबर मान लिया जाए। इसी प्रकार यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस प्रकार इन मानों को आपको अंकित करना, यानी जिसको पैमाना कहते हैं, पैमाना जिसकी आपको आलेख के लिए बहुत जरूरी है पैमाना मानना, इसके लिए इसको सीखने का अध्ययन करना आपको होगा। पैमाना जो है x एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, या इस 1 सेंटीमीटर को आप 1 बड़ा खाना भी कह सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर y एक्स पे भी वही बातें हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, इस प्रकार सबसे पहला जो है, तो यहाँ पर भी y एक्स पे भी आपने वही पैमाना माना, इसलिए y एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो सबसे पहला जो काम है वह है आपको x एक्सिस और y एक्स खींचने का, उसके बाद में जो पैमाना है उसको मानिए जैसे आपके पास में सुविधा, जैसे जैसे आपके पास में जो इकाई होते हैं x एक्सिस और y एक्सिस पे, यानी x के निर्देशांक और y के निर्देशांक होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग पैमाना मान लेते हैं। x और y के मान आपके पास में बड़े होते हैं तो आपको पैमाना जो होता है वह बड़ा मानना पड़ता है, आपके पास में छोटे छोटे मान इसलिए छोटे मान लेते हैं। अब इन बिंदुओं को निर्देशित करने के लिए कह रहा है जैसे 1 व 2 को अंकित करिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कह रहा है कि बिंदु 1 व 2 को और इस निर्देशांकों को आपको आलेखित करना है काट के तलों में चतुर्थांशों में। तो यहाँ पर x का जो मान है भुज का मान 1 धनात्मक है, और जैसा अभी आपने देखा था कि x का धनात्मक मान अगर दाईं ओर होता तो x का धनात्मक मान 1, y का जो मान है वह भी धनात्मक और x का मान जो है वो 2 ये धनात्मक है। तो इस 1 के अकॉर्डिंग चलेंगे और इस 2 के अकॉर्डिंग चलेंगे, और इस प्रकार जो बिंदु होगा ये बिंदु जो होगा वह होगा 1 2। इसी प्रकार से -1 व 3 को अंकित करना, -1 व 3 को कह रहा है कि निर्देशित कीजिए आलेखित कीजिए। तो x का जो भुज का मान है -1 यानी ऋणात्मक मान, तो x का मान जो ऋणात्मक मान है ये -1, y का जो मान 3 है वो धनात्मक है, तो यहाँ पर y का मान 3 धनात्मक है। तो इस -1 के अकॉर्डिंग चले और इस 3 के अकॉर्डिंग चले, और जहां पे बिंदु मिल रहे हैं ये बिंदु जहां पे मिले वह बिंदु हो गया -1 3।
इस प्रकार से आपको अंकित करना है। और जहाँ पे दोनों मोटे खाने यानी बड़े खाने आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें और जिस बिंदु को जहाँ पे निर्देशित करना है वहां पर इस तरह से आपको उसको आलेखित करना है, नहीं कि आपको इस तरह से आलेखित करना है। तो इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान आपको इस प्रकार से अंकित करना, निर्देशित करना। इसी प्रकार से -2 -4 को अंकित किया जाए, -2 -4 को निर्देशित करें तो यहाँ पर देखिए दोनों जो मान है वो ऋणात्मक, और जैसा आपको बता दिया गया था कि प्रथम चतुर्थांश में x और y यानी x के निर्देशांक और y के जो निर्देशांक थे, जैसे x का जो मान यानी भुज का मान, y का मान, कोटि का मान दोनों धनात्मक थे। यहाँ y का जो मान था वो धनात्मक था, x का मान ऋणात्मक था। यहाँ तीसरे चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक थे। तो यहाँ पर देखिए भुज और कोटि के मान दोनों ऋणात्मक है, इसका मतलब तीसरे चतुर्थांश में होना। तो यहाँ पर x का जो मान है वो -2, तो -2 इधर x डैश की तरफ, y का जो मान यानी कोटि मान -4, तो -4 है इधर y डैश की तरफ। अब इस -2 और इस -4 के अकॉर्डिंग चलें और जहां पर दोनों बिंदु आपस में प्रतिच्छेद करें वह बिंदु हुआ -2 -4। इसी प्रकार से नोट करें 3 -2 को कि 3 -2 जो है इसको आलेखित कीजिए। तो x का जो मान है वह धनात्मक है, तो x का मान 3 धनात्मक ही, y का मान -2 जो है ये -2, तो इस 3 की अकॉर्डिंग यानी इसके बिल्कुल लंबवत चलेंगे, इसके लंबवत चलेंगे और दोनों बिंदु जहां पर आकर मिलेंगे वह बिंदु हुआ 3 -2। इसी प्रकार से 2 व 0 को अंकित करें, 2 0, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है कोटि का यानी y का जो निर्देशांक है वो 0 है। और जैसा कल बातें हो चुकी थी, कल के वीडियो में बातें हो गई थी कि ये जो कोटि का जो मान 0 है इसका मतलब बिंदु जो है वो x अक्ष पर स्थित होगा। और यहाँ पे x का मान देखिए 2 धनात्मक है, तो x का मान 2 धनात्मक और यहाँ पर y का मान 0 है, तो इस प्रकार ये बिंदु हुआ 2 0। और इसी प्रकार से 0 3 की बातें करें कि 0 और 3 को आलेखित कीजिए। तो यहाँ देखिए भुज का जो मान है x का जो निर्देशांक है वो 0 है और x का जो निर्देशांक 0 होता है यानी भुज का मान 0 वह सदैव y अक्ष होता है। और y का जो मान है यानी कोटि का मान धनात्मक है 3, और इस प्रकार ये जो कोटि का मान 3 और ये बिंदु हो गया 0 3। इस प्रकार उनको आलेखित कर सकते हैं उन बिंदुओं को। और इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए उसको अगले क्वेश्चन, इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हल किया जाए। तो ये कह रहा है कि आयतीय निर्देशांक को अक्षों पर लेते हुए, जैसे उसमें O बिंदु है, P बिंदु है, R बिंदु, उनके निर्देशांक दे रखे हैं। उसके बाद में कह रहा है कि OPQR यदि एक आयत हो तो कह रहा है कि बताओ Q बिंदु के निर्देशांक क्या हो। तो उसी प्रकार सबसे पहले तो क्या करते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस खींच लेते हैं। इधर x डैश, y डैश, और जहाँ पे प्रतिच्छेद कह रहे हैं वहां पर o मूल बिंदु कह रहे थे। यहाँ पर मूल बिंदु जो है इसके निर्देशांक आपको दे दिए गए। तो सबसे पहले इसको वही पैमाने की बात करें तो 1 सेंटीमीटर को 1 के बराबर मान लें, यानी 1 बड़ा खाना। इधर x का जो मान होगा वो माइनस में x डैश की तरफ, इधर y का मान जो है वो धनात्मक, इधर y का मान y डैश की तरफ ऋणात्मक। अब यहाँ देखिए आपने हर एक बड़े खाने को 1 इकाई के बराबर माना, तो यहाँ पर पैमाना जो होगा दोनों अक्षों पर एक जैसा माप लिया आपने, तो एक साथ में आप उनको नोट कर सकते हो कि y एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अब कुछ बिंदु हैं उनके निर्देशांक दे रखे हैं, जैसे O बिंदु है उसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं कि 0 0, तो ये O बिंदु जो है इसके निर्देशांक हो गए 0 0। जैसा आपने पढ़ा था मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते। P बिंदु के निर्देशांक है वह 3 0, तो P बिंदु जो है 3 0 का अर्थ हुआ कि x का मान 3 और y का मान 0 जो x अक्ष पे होगा। ये बिंदु जो है ये P बिंदु है जिसके निर्देशांक जो है वो हो गए 3 0। इसी प्रकार से R बिंदु जो है उसके निर्देशांक दे दिए गए हैं आपको 0 4,
जैसे O होगा, P होगा, फिर Q होगा, फिर R होगा, और 0 4 का अर्थ है कि y एक्स पे स्थित होगा। ये बिंदु R जो है इसके निर्देशांक आपको दे दिए गए हैं 0 4। अब कह रहा है कि OPQR है वो एक आयत है, तो बताओ कि Q बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। और जैसा आयत के बारे में आपको पता है कि यहाँ से y एक्स से ये जो दूरी है वो 3 इकाई के बराबर है, तो इस R बिंदु से जो दूरी होगी वह भी 3 इकाई के बराबर है। इसी प्रकार से इस x एक्स से दूरी है वो 4 इकाई है, तो यहाँ इस बिंदु P से Q की जो दूरी होगी वह भी 4 इकाई होगी। तो यहाँ से 4 इकाई यानी इससे इसके ऊपर लंब डालें, यहाँ से इसके ऊपर लंब डालें, और ये दोनों लंब आकर के जहां पर मिलेंगे वह बिंदु होगा Q बिंदु। और इसका अर्थ हुआ कि Q बिंदु के आपको निर्देशांक ज्ञात करने, तो सबसे पहले भुज का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर इस y एक्सिस से जो लंबवत दूरी है वह 3 इकाई, तो Q बिंदु के जो निर्देशांक है वो Q बिंदु के निर्देशांक x का यानी भुज का मान 3 हो गया। और यहाँ से जो दूरी है x एक्सिस से दूरी, देखिए वो दूरी है वो 4 इकाई के बराबर, तो Q बिंदु के जो निर्देशांक है वो हो गए 3 4। ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसका, कि कुछ बिंदु आपको दे दिए गए, उन बिंदुओं को आपको आलेखित करते हुए और फिर आपको एक OPQR जो है OPQR ये एक आयत दर्शा रखा है कि आयत है, तो Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, और इस प्रकार Q बिंदु के निर्देशांक हो गए 3 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 उसमें भी आपको कुछ बिंदु दे रखे हैं, उन बिंदुओं को कह रहा है कि आलेखित कीजिए, और फिर कह रहा है कि बताओ कि इस प्रकार कौन सी आकृति आपको प्राप्त होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले वही है कि उसको आलेखित करने का अर्थ हुआ कि x एक्सिस और y एक्स खींचे। पैमाना जो है वहां पर आपको जो भुज और कोटि के मान यानी x के निर्देशांक और y के निर्देशांक वो छोटे छोटे मान दे रखे, इसलिए यहाँ पर जो पैमाना है वह भी आप 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई मान लेंगे। अब उन बिंदुओं को निर्देशित करने के लिए जैसे सबसे पहला बिंदु दे रखा आपको कि -1 0 जो है इसको निर्देशित करें, तो x का जो मान -1 है और y का जो मान हो 0, और जैसा पता है कि y का मान 0 होने का अर्थ होगा कि वो बिंदु x एक्स पे होगा, तो -1 0 ये बिंदु यहाँ पर स्थित -1 0। इसी प्रकार से दूसरा जो बिंदु है वह कह रहा है कि 1 0, तो यहाँ पर देखिए x का जो मान है वो धनात्मक है यानी दाईं ओर x की तरफ होगा, और y का मान 0 है कोटि का मान, तो ये बिंदु हो गया 1 0। इसी प्रकार से अगला जो बिंदु दे रखा है वो दे रखा है 1 1 1। इसका अर्थ हुआ कि x का जो मान है भुज का मान वह भी 1 है, y का जो मान है यानी y का निर्देशांक वह भी 1 है, तो x का मान +1 y का मान +1, तो यहाँ पर जो दोनों इस 1 और 1 की सीध में जो दोनों रेखाएं आपस में यानी लंब डालने पर काटे वह बिंदु हो गया 1 1। इसी प्रकार से कह रहा है कि 0 2 x का मान 0 y का मान 2, इसका अर्थ होगा कि बिंदु है वो y एक्स पे स्थित होगा, तो x का मान 0 यहाँ और y का मान 2 कह रहा है बिंदु 0 2। और इसी प्रकार से कह रहा है कि -1 1 इसका मतलब हो गया कि x का मान ऋणात्मक है, तो x का मान ऋणात्मक -1 और y का मान +1, तो -1 और इस 1 की सीध में चले, और इस प्रकार ये बिंदु हो गया -1 1। और अब ये कह रहा है कि इन बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर, अब देखिए इन बिंदुओं को क्रम से मिला दें, जैसे इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, इस बिंदु को इससे मिला दें, इसको, तो इस प्रकार जो आपको आकृति मिलेगी वो कह रहा है कि किस प्रकार की आकृति होगी। तो यहाँ पर देखिए आपके पास में 1 भुजा हो गई, 2 हो गई, 3 4 और 5, इस प्रकार बनने वाली जो आकृति है वह पंचभुज की आकृति होगी। और ये पूछा जा रहा था कि बताओ किस प्रकार की आकृति, तो इस प्रकार ये पंचभुज की आकृति बने। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसकी प्रॉब्लम है कि आपको कुछ बिंदु दे रखे, उनको आलेखित करते हुए और आपको बताना है कि चतुर्भुज किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो उसके लिए वही है, सबसे पहले आप उस ग्राफ कॉपी में x एक्स और y एक्स को अंकित करेंगे, जिसमें पैमाना जो है वो मान लिया गया है कि x एक्स और y एक्स दोनों पर 1 सेंटीमीटर यानी एक बड़ा जो खाना है वह 1 इकाई के बराबर। अब जो बिंदु दे रखे हैं उनको देखिए अंकित करें। तो पहला जो पार्ट है इस क्वेश्चन के 2 पार्ट दे रखे, एक पार्ट को इस वीडियो के माध्यम से हल कर रहे हैं, दूसरा जो क्वेश्चन है उसको आप हल करें ताकि आपको इससे संबंधित समस्या उसको हल करने में दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बिंदु जो दे रखे, देखिए बिंदु दे रखा है 1 1, तो वो जो बिंदु 1 1 दे रखा है उसको पहले आपको नोट करना है। तो यहाँ पर देखिए x का मान धनात्मक है, y का मान भी धनात्मक है, तो x का मान
ये धनात्मक, y का मान ये धनात्मक, तो इस एक और इस एक के अकॉर्डिंग चले लंबवत, तो ये बिंदु हो गया 1 1। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु जो है वो दे रखा है 2 4, तो x का मान 2 कह रहा है, y का मान 4 कह रहा है, तो x का मान 2 2 4। तो यहाँ पर देखिए x का मान भी धनात्मक है, y का मान भी धनात्मक है, इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश माने, तो x का मान 2 y का मान 4, तो इस 2 के अकॉर्डिंग चले और इस 4 के अकॉर्डिंग चले, तो ये बिंदु हो गया 2 4। पहले x का निर्देशांक होगा, फिर y का निर्देशांक होगा। इसी प्रकार से बिंदु 8 4 को अंकित किया जाए, तो यहाँ देखिए 8 और 4 को अंकित करें तो x का जो मान है 8 आपके पास, ये x का मान है, और y का मान कह रहा है कि 4 है, ये y का मान 4, तो इस 8 के अकॉर्डिंग चलेंगे लंबवत और इस 4 के अकॉर्डिंग चलेंगे, और ये दोनों बिंदु चल करके जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वह बिंदु हो गया 8 4। इसी प्रकार से बिंदु कह रहा है कि 10 1 10 1, तो यहाँ पर देखिए x का जो मान है आपके पास में आ रहा है 10, इसलिए आपके पास में यदि खाने उपलब्ध हैं तो इसको रेखा को आगे बढ़ाया जा सकता है, x एक्सिस को y एक्सिस को दोनों को आगे बढ़ा सकते हैं। x का मान कह रहा है कि 10 और y का मान कह रहा है कि 1, तो x का मान 10 ही होगा, y का मान 1 ही होगा, तो उसके अकॉर्डिंग चले तो ये बिंदु हुआ जिसके निर्देशांक हो गए 10 1। अब इन बिंदुओं को कह रहा है कि एक क्रम से मिला दिया जाए, तो क्रम से मिलाने पर यानी मिलाने पर देखिए इनको मिला दें, इन बिंदुओं को, और इन बिंदुओं को मिलाने पर कह रहा है कि आपके पास में जो चतुर्भुज बनेगा वो कह रहा है कि चतुर्भुज किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ से जो दूरी है इस ये जो आपके पास, जैसे इसको नामांकित कर लें P Q R S, तो यहाँ देखिए ये जो Q R जो भुजा है, यहाँ इस बिंदु Q की x एक्सिस से दूरी भी 4 है, यहाँ पर इस बिंदु R की जो है x एक्सिस से दूरी भी 4 है। इसका अर्थ हुआ कि ये जो आकृति बनी आपके पास में ये एक समलंब चतुर्भुज की आकृति होती है, कि ये भुजा या ये भुजा दोनों के दोनों जो है वह समांतर हो गई, और समांतर होना जिस चतुर्भुज की समूह भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है उस चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो इस प्रकार आपको उन बिंदुओं को निर्देशित करते आलेखित करते हुए उसके बाद में आपको जवाब देना है, आपको उत्तर देना है कि दिया गया चतुर्भुज यानी आपने जो चतुर्भुज बनाया वह चतुर्भुज किस प्रकार का है। तो उस स्थिति में वह चतुर्भुज आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, समलंब चतुर्भुज हो सकता है, समचतुर्भुज हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जो आकृति जो बनी है उसका प्रश्न नंबर 5 का जो पहला पार्ट था उसमें आकृति जो बनी है वो समलंब चतुर्भुज के। इस प्रकार दूसरा जो पार्ट है उसको हल करके आप इसको सीखने की कोशिश करेंगे ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आ सके कि दिए गए जो क्वेश्चंस हैं उनसे संबंधित समस्याओं में हल किस प्रकार करना है।